कोएगुलेशन कैस्केड। कोएगुलेशन मीन्स कोई भी चीज़ जम जाना यानी कोएगुलेशन मीन्स ब्लड का क्लॉट होना। और कैस्केड बोले तो चेन रिएक्शन। तो क्लॉटिंग की चेन रिएक्शन को कोएगुलेशन कैस्केड बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे चालू होता है। कोएगुलेशन कैस्केड का एंड प्रोडक्ट होता है थ्रोम्बिन। लास्ट में थ्रोम्बिन बनता है फाइनल प्रोडक्ट कोएगुलेशन कैस्केड में। तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन मोनोमर्स में करता है। अब ये जो फाइब्रिन होता है फाइब्रिनोजन, ये ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये हमने पहले ही देख चुके हैं। फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज अ प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये फाइब्रिन मोनोमर्स का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन एंड वो बनते हैं फाइब्रिन मेशवर्क। उसका फाइब्रिन मेशवर्क बनता है। फाइब्रिन मेशवर्क मतलब ये फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स होते हैं लंबे लंबे धागे जैसे। फाइब्रिन स्ट्रैंड्स का मेशवर्क यानी जाली। ऐसे 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 फाइब्रिन ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइब्रिन्स का मेशवर्क ऐसे जाली बनती है। और ये फाइब्रिन मेशवर्क में डैमेज्ड आरबीसीज मतलब जिनका डैमेज्ड या फिर बोल सकते हम जिनकी मोर देन 120 डेज अप्रोक्सीमेटली 120 डेज के आसपास उनका लाइफ स्पैन हो गया, वो ऐसे भी थोड़े उनका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। एंड प्लेटलेट्स, डैमेज्ड आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स ये मेशवर्क में जाके ऐसे फंस जाते हैं। आरबीसीज फंस जाते हैं और जो यंग आरबीसीज रहते हैं वो इसमें से स्क्वीज होके निकल जाते हैं और प्लेटलेट्स जाके चिपक जाते हैं इधर इसमें फाइब्रिन के मॉलिक्यूल को। और जब ये फाइब्रिन मेशवर्क प्लस डैमेज्ड आरबीसीज और प्लेटलेट्स ये सब को मिला के क्लॉट बोलते हैं। तो समझ में आया क्या, ब्लड क्लॉट। ये कोएगुलेशन कैस्केड में से ब्लड क्लॉट नहीं बनता, इसमें से सिर्फ थ्रोम्बिन बनता है और वो थ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्जन करता है और ये फाइब्रिन मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होकर फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बनते हैं और वो स्ट्रैंड्स का मेशवर्क ऐसे जाली बनती है और उसमें डैमेज्ड आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स एंट्रैप होते और उसका बनता है क्लॉट, ब्लड क्लॉट। अब कोएगुलेशन कैस्केड वो स्टार्ट कैसे होता है, ट्रॉमा टू द वेस्कुलर वॉल एंड एडजेसेंट टिश्यू। वेस्कुलर वॉल यानी जो वेसल्स रहती इधर, इसको कुछ अगर यहाँ पे ऐसे ट्रॉमा हुआ, यहाँ पे कुछ इंजरी हुई वेस्कुलर वॉल को, ये जो वॉल है इसको इंजरी हुई, या फिर एडजेसेंट टिश्यू इधर कोई टिश्यू रहता है इसको इंजरी हुई, तो कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होता है। या फिर ट्रॉमा टू द ब्लड, जो ब्लड होता है ना, ब्लड सेल्स, उसमें अगर उसका कुछ डैमेज हुआ तो फिर कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होता है। या फिर कांटेक्ट ऑफ ब्लड विथ डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स। ये जो वेसल वॉल रहती है ना, इसमें ऐसे सेल्स रहती है, एंडोथेलियल लेयर रहता है सेल का। इसको अगर कुछ डैमेज हुआ इधर और उसमें और ये डैमेज के कांटेक्ट में आरबीसी आए तो फिर कांटेक्ट ऑफ ब्लड विथ डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स, ब्लड का अगर इस डैमेज पार्ट से कांटेक्ट आया यानी प्लेटलेट्स यहाँ पे जाके स्टार्ट करती है फिर, और विथ कोलेजन एंड अदर एलिमेंट्स, एंडोथेलियल सेल्स या फिर कोलेजन बैंड्स या फिर एलिमेंट्स आउटसाइड द ब्लड वेसल, या फिर ब्लड वेसल के बाहर से कोई आया इसमें। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, अब हम कुछ इसमें जैसे कि हम सुई लगाते हैं तो वो सुई बहुत दिन रखने के बाद वेसल में उधर क्लॉट बन जाता है, वो इसी की वजह से होता है, आउटसाइड एलिमेंट।
coagulation cascade have two pathways. One is extrinsic pathway and other is intrinsic pathway. First of all we will see extrinsic pathway. Extrinsic pathway starts with when traumatized vascular wall or extravascular tissue that comes in contact with the blood. ट्रॉमेटाइज्ड वस्कुलर वॉल मतलब अगर वस्कुलर वॉल को कुछ डैमेज हुआ और वो ब्लड के कांटेक्ट में आई तो एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू होता, या फिर एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू, एक्स्ट्रावास्कुलर मतलब वेसल छोड़ के अदर टिश्यू अगर ब्लड के कांटेक्ट में आया तो एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू होता है। अब ये कोएगुलेशन कैस्केड में जो फैक्टर्स रहते, फैक्टर 1 फैक्टर 2 ऐसे 12 तक फैक्टर्स रहते, फैक्टर्स ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज सोल्यूट्स। ये फैक्टर्स ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहते हैं एज ए सोल्यूट्स इन द इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और बाद में उसका एक्टिवेशन होके और कोएगुलेशन कैस्केड का चेन पूरा बन के और लास्ट में वो एक्टिव होते होते जाते हैं एंड लास्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। देन अभी हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे चालू होता है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ से चालू होता है? जो ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू होता है, ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू, ये टिश्यू क्या करता है? रिलीजेस टिश्यू फैक्टर और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये टिश्यू फैक्टर या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या करते हैं? फैक्टर 7 का कन्वर्जन, फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फैक्टर 7, ये टिश्यू फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है। फिर फैक्टर 7 आगे जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ये जो ए है ना, ये एक्टिवेटेड का ए मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इनएक्टिव फैक्टर है, और ए मतलब एक्टिव। और फिर फैक्टर 10 along with calcium ion Ca2+ and with factor 5, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करता है, और इधर भी हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। इस कन्वर्जन में भी कैल्शियम सपोर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन। देन ये थ्रोम्बिन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड। थ्रोम्बिन इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड। Intrinsic pathway. Intrinsic pathway begins with the trauma to the blood or exposure of the blood to collagen from a traumatized blood vessel wall। मतलब अगर ये जो ब्लड वेसल है इसको यहाँ पे कहीं पे ऐसे डैमेज हुआ, मतलब ट्रॉमा हुआ, तो इसका ब्लड का इससे कांटेक्ट आएगा तो एक इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ब्लड को ही डैमेज हुआ तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और ब्लड टू एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन फाइबर्स रहते इधर बाहर अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, अगर इसको ये यहाँ से रप्चर हो गई हमारी आर्टरीज या वेसल, तो फिर क्या होता है? ये कोलेजन का ब्लड से कांटेक्ट आता है, तब जाके इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है।
अभी हम देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होता है। देखिए देखिए ब्लड ट्रॉमा और कांटेक्ट विथ कोलेजन, कांटेक्ट विथ कोलेजन, तो इससे क्या होता है, ये क्या करता है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया एक्टिवेटेड फैक्टर 12। अब फैक्टर 12 क्या करता है, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, 11 टू एक्टिवेटेड फैक्टर 11। अब फैक्टर 11 क्या करता है, फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 करता है। लेकिन इधर कैल्शियम का भी रोल होता है। अब फैक्टर 9 एक्टिवेटेड फैक्टर 9 और यहाँ पे भी कैल्शियम और एक्टिवेटेड फैक्टर 8, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिला के फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बनाते हैं। और फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करता है, यहाँ पे भी फिर से कैल्शियम और फैक्टर 5, एक्टिवेटेड फैक्टर 5, ये तीनों फिर से मिलते हैं और ये क्या करते हैं, इन तीनों को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करता है। सो थ्रोम्बिन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड। हमें थ्रोम्बिन ही मिलाना था, बाद में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में। ये तो बाद की स्टेप होगी, लेकिन हमारा एम क्या है, थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन बन गया। अब देखिए दो जगह पे आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये फैक्टर 8 डायरेक्ट एक्टिवेटेड कहाँ से आया और फैक्टर 5 एक्टिवेटेड फैक्टर 5 कहाँ से आया, है ना। तो वो इन दोनों को क्या करता है, ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये थ्रोम्बिन ही इन दोनों को एक्टिवेट करता है। एक मिनट, फैक्टर 8 टू फैक्टर ए और फैक्टर 5 टू एक्टिवेटेड फैक्टर, इन दोनों को थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है। तो आप बोलोगे थ्रोम्बिन तो पहले से होता नहीं, वो कैसे, थ्रोम्बिन लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड में स्टार्टिंग से, लेकिन उतने अमाउंट में कोएगुलेशन नहीं होता, इसीलिए वो पूरा ये कैस्केड चला के थ्रोम्बिन बनता है। फिर थ्रोम्बिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है एंड फिर वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिन का फिर मेशवर्क बन के क्लॉट बनता है। समझ में आया ना कैसे हो रहा है। ब्लड का कांटेक्ट हुआ कोलेजन से, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, फैक्टर 12 का एक्टिवेशन हुआ 12A में। फैक्टर 12 में किसको एक्टिवेट किया, 11 को, 11 ने किसको किया, 9 को, और फिर 9, 8 एंड कैल्शियम, ये तीनों ने मिला के 10 का कन्वर्जन 10 एक्टिवेट किया 10 को। फिर फैक्टर 10, 5 और कैल्शियम, ये तीनों मिला के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बने। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करता है, और फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में, ये तो पता ही है आपको।